जितने भी हमारे सीएम में इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, अब अपनी तैयारी को हम ले जा रहे हैं एक स्टेप अहेड। एक स्टेप अहेड कैसे लेके जा रहे हैं, तो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका है मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसे बोलते हैं। सब्जेक्ट जो कि ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा बच्चों को फेल कराता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरा इसका जो पार्ट बी है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी सिखाता जाऊंगा, होगा बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। और इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और कैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, नया क्वेश्चन है, फिर भी आप कॉस्टिंग के टेक्निक्स लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो आंसर जो मुझे अलग से लिखने की जरूरत थी वो मैंने अलग से प्रेजेंट कर दिए ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने के लिए। बाकी आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन से ही मैं आपको सिखा दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 110% बेनिफिशियल लगेगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यहां पर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला है, एमसीक्यू पहले ऑलरेडी मार्क कर दिए कि यहां पर सेकंड ए मटेरियल का क्वेश्चन, लेबर का क्वेश्चन, चाहे वो ओवरहेड्स का है, कॉन्ट्रैक्ट का है और किस किस के क्वेश्चन है इसमें, हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है, जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन इसके अंदर है। मॉक टेस्ट पेपर 1 है, 1 ही आया है आपका, जिसको 2 मिल जाए वो मुझे बता देना। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 14 नंबर का, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और आपसे बाकी किस सब्जेक्ट की मैं लेके आऊं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे लेके आनी है। जब वीडियो अच्छी लग जाए उसके बाद आप लाइक कर देना, बढ़िया लगे तो अच्छा सा कमेंट कर देना और बता देना कि अगला कौन से सब्जेक्ट के लिए लेके आऊं। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए करता हूं वीडियो को शुरू। पहले आ जाता हूं मैं सेक्शन नंबर बी पार्ट पे। जिस बच्चों को एमसीक्यूज देखने हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसको एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए। मैं अब प्रैक्टिकल पेपर की तरफ आने वाला हूं जो कि बच्चों को काफी ज्यादा तंग करता है। मुझे साथ में वैसे कैलकुलेटर लेके रखना चाहिए था, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं कैलकुलेटर लेके आया हूं। तो कैलकुलेटर मेरे हाथ में आ चुका है। लाइन बाय लाइन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे आता हूं सर, एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। सेकंड का ए पार्ट है, कितने मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए। बच्चे सारी चीजें ध्यान से समझना, कंसेप्ट भी समझाता हुआ चलूंगा, बीच बीच में फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन ये होगा बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जिसे रिसीव हुई एक इंक्वायरी बिल ऑफ मटेरियल के प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब देखो, मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने किया नहीं, लेकिन उसने पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द कोटेशन व्हिच इज टू बी सपोज टू बी सबमिटेड। अब अगर मैं बोलूं कि कोटेशन वर्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब वो सारे खर्चों को ऐड करके, अपने प्रॉफिट मार्जिन को करके ऐड करके बताना चाह रहे होंगे कि मुझे क्या आपसे एक्सपेक्टेड है प्राइस का। ठीक है, तो बताता हूं जरा। तो पेपर क्रीम हमें चाहिए 10, पेपर रेम्स हमें चाहिए 10 रेम्स चाहिए 1800 पर रेम के हिसाब से। मैं आता हूं इसके आंसर पे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो आपके इंस्टीट्यूट का ही आंसर है वही आपको समझाऊंगा। कहां पर गया, कहां पर गया, कहां पर गया, ये रहा। उसने कहा पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल देख लेता हूं मैं कौन कौन सा लगने वाला है। देखो ना जरा क्वेश्चन में, पहले तो पेपर लगने वाले हैं, 10 रेम्स लगेंगे और 1800 पर रेम के हिसाब से, तो 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 18,000 हो गया। बिल्कुल सही है। मटेरियल में चेक करो और कौन कौन सा मटेरियल है। क्या इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल भी मटेरियल के अंदर आते हैं? आंसर इज जैसे दिखने में अजीब क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कितना सिंपल है। तो 5,000 रुपए मटेरियल में और चले गए। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स 3,000 रुपए में चले गए। ठीक है सर, तो मैंने क्या ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी है? हाँ, इंक भी यहाँ पर लिख दी है हमने, बाइंडिंग एंड मटेरियल भी लिख दिया है। ठीक है सर, आगे किसकी बातें की जा रही है? सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, एजेंसी डज नॉट हैव अ फोटोग्राफर। बिल्कुल सही बात है। एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो क्या हुआ? इट डिसाइड्स टू हायर वन बाय पेइंग 10,000 टू हिम, एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्पेसिफाइड दैट द सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। अब कौन कौन सी सर्विसेज जो हमें चाहिए होंगे देखेंगे। हमें एक आर्टिस्ट चाहिए होगा जो कि 12,000 पर मंथ लेता है, लेकिन हमारे यहां पर 80 घंटे काम करेगा। हमें कॉपीराइटर चाहिएगा एक जो कि 10,000 पर मंथ लेगा, लेकिन हमारे यहां पर 75 घंटे काम करेगा। अच्छा, क्लाइंट सर्विसिंग लेगा 9,000 पर मंथ, जो कि हमारे यहां सिर्फ 30 घंटे काम करेगा। अब एक महीने में कितने घंटे हैं उससे डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जो कि हमें 30 घंटे का चाहिएगा। ठीक है, तो ये जो 3 है ये किसके अंदर जाएंगे सर? ये जाएंगे आपके लेबर के अंदर। ठीक है, आगे प्राइमरी पैकिंग। अब प्राइमरी पैकिंग आपका मटेरियल का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विल बी रिक्वायर्ड, जो कि 4,000 रुपए है। ठीक है सर, तो पहले मैंने प्राइमरी पैकिंग लिखी यहाँ पर 4,000 रुपए, और इसको यहाँ का अगर मैं टोटल कर दूं 18,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, तो ये टोटल मिला के आ जाता है 30,000 रुपए। तो ये मेरे मटेरियल का खर्चा आ गया। आगे चलते हैं सर लेबर के बारे में। लेबर के बारे में उसने कहा फोटोग्राफर का चार्ज लगेगा, आर्टिस्ट लगेगा, कॉपीराइटर लगेगा, क्लाइंटमैन का। फोटोग्राफर को तो सीधे सीधे 10,000 रुपए देने हैं। अब ये समझ में नहीं आया मुझे, आर्टिस्ट को पैसे कैसे दूं, कॉपीराइटर को पैसे कैसे दूं और क्लाइंट सर्विसेज को पैसे कैसे दूं। इसके लिए उन्होंने नोट बनाया। नोट क्या है? उसने कहा 1 महीने में 25 दिन काम होता है। सर कहां लिखा है ये देखेंगे जरा ध्यान से। एजेंसी जो है 25 दिन काम करती है और 6 घंटे
एक दिन में काम करती है। तो 25 इंटू 6 कर दूंगा तो 150 घंटे काम होता है पूरे महीने में। तो मेरा जो आर्टिस्ट है जिसे मैं 12,000 रुपए दे रहा हूं, उस 12,000 के पैसे वो ले रहा है 150 घंटे काम करने के लिए। लेकिन मेरे जो इस वाली जॉब पे लगेगा उसके 80 घंटे लगेगा। तो मुझे करना क्या है पता है आपको, यहां पर 12,000 डिवाइडेड बाय 150 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 80 आवर्स, ऐसे करोगे तो आप आर्टिस्ट का खर्चा आ जाएगा। तो मैंने किया 12,000 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो जो अमाउंट आना चाहिए वो आना चाहिए 6,400। तो क्या यही अमाउंट है, चेक करेंगे एक बार, यस। ऐसे ही कॉपीराइटर का खर्चा भी होगा, 150 से डिवाइड करना है आपको, जैसा कि यहां पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई कॉपीराइटर के लिए भी हमने यही किया, 150 से डिवाइड किया और 75 आवर्स जो उसने लगाए हैं, और यहां पर 9,030 घंटे और 150। बिल्कुल सिंपल तरीका है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अगला वाला पॉइंट बताइए। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ जाए समझने में भी। प्रोडक्शन के जो ओवरहेड्स हैं हमारे वो 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, वाइल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो 25% प्रोडक्शन कॉस्ट के होंगे। अब डायरेक्ट कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, दोनों आएगा, तो आंसर इज दोनों आएगा। तो हमने कहा मटेरियल लेबर के हमने बना लिया है, आंसर इज यस। मटेरियल का मेरा टोटल मिला के 30,000 आया था, और मेरा लेबर के अगर मैं सारे यहाँ पर खर्चे ऐड कर दूं तो ये है 23,200। जब मैं दोनों को मल्टीप्लस कर देता हूं तो ये आएगा 53,200 रुपए। अब उसने कहा था प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे आपके 20% होंगे, 40% होंगे। तो 40% किसका होगा, उसने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट का, वो मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। तो यहां पर मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के खर्चे आ गए हैं कहां तक, या फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, कहां तक आगे 74,480। अब उसके बाद उसने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो आए हैं आपके वो प्रोडक्शन की कॉस्ट के 75% है, तो हमने यहां पर इसका 75% कर दिया और इसे ऐड कर दिया। ये हमारी ऑलमोस्ट आ गई टोटल कॉस्ट। अब आते हैं टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रॉफिट के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, द एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही है 20% प्रॉफिट ऑफ द कोटेड प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का 20%। तो वो कॉस्ट का कितने परसेंट होता है वो आप देख लीजिएगा। हालांकि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट उसका 20% है, इसका मतलब कॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 80%। कई सारे बच्चे से ऐसे भी कर लेते हैं कि 1/5 है तो 1/4 होगा कॉस्ट का, इस तरीके से। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25% गिवन है तो इसका मतलब इसी में डायरेक्ट में 25% ऐड कर देता, जब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस का हमेशा गिवन होता है तो इसे 100 मान लो, प्रॉफिट 20 हो गया, तो यानी कि कॉस्ट जो है 93,100 वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 80% को। तो सर बाकी की अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो 93,100 डिवाइड कर दो 80%, तो 100% अमाउंट आ जाती है, जो कि यार 1,16,375। आप भी देख सकते हैं, इसे माइनस कर दोगे, इसका 20% निकाल दोगे। मैंने कहा डायरेक्ट 20% निकालता हूं तो है 23,275। ये रहा आपका 23,275। ये है प्राइस टू बी कोटेड। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको। ठीक है सर, बी पार्ट पे आइए। बी पार्ट का जो क्वेश्चन आया है वो आपका 7 मार्क्स का आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, परचेज डिपार्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर्स मटेरियल, इस तरीके से। ये क्वेश्चन सेम हमारे क्या नाम है जिस स्टडी मटेरियल से हम पढ़ाते हैं वहां पर भी आपको एज इट इज दिख जाएगा। ये इंस्टीट्यूट के सीए वाले इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में भी होता है, उनके स्टडी मैट में भी होता है, आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल ईओक्यू का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। अगर आपने पहले नहीं कर रखा होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है वो कहता है हम आपको प्राइस देंगे 1,180 रुपए में, अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो या तो आप 500 खरीदो या 1,000 तक खरीदो, मतलब 1,000 नहीं 500 से लेके 1,000 के बीच में अगर आप खरीदेंगे, जिसमें 500 इंक्लूडेड है, तो आपको प्राइस देंगे हम कितने का, 1,180 का। अब ये सर 1,180 कहां से आया, समझ में नहीं आया। मैं आपको अजम्पशनरी फिगर बताता हूं जो हमने बच्चों को क्वेश्चन करा रखा है अपनी क्लास में। अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाता हूं, मटीरियल का पीडीएफ निकालता हूं मैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग की रिविजनरी पीडीएफ्स है मेरे पास मेन, शायद मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है और मैं आपको दिखाता हूं और आपको फिगर भी यही दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में फिगर्स भी यही हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे लिया गया है। ये बुक है सर, आपकी बुक थोड़ी हिली हुई है, मैंने कहा ये मैंने स्कैन किया हुआ है अभी। 1,200 रुपए का ओरिजिनल प्राइस था, लेस देन 500 पे क्वेश्चन को पार्ट के मतलब काट के तोड़ा गया है, और यहां पर 1,000 यानी कि ये 90% पे मतलब 10% डिस्काउंट पे है। इस तरीके से आगे बढ़े हैं ये। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को क्लास में कराया हुआ है, आपके एग्जाम में आया। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हम आपकी बुक से क्यों पढ़े, हम तो क्या नाम है सीएमए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस करा दो। भाई कॉस्टिंग में सीएमए इंस्टीट्यूट से खाली करने से कुछ नहीं होगा, कॉस्टिंग का पेपर बहुत बाहर से आता है। तो ये मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, हमारी बुक में सिमिलर क्वेश्चन है, प्राइस भी यही है, बस उन्होंने क्वेश्चन को काट दिया है थोड़ा सा। 14 नंबर में आएगा तो जो वो क्वेश्चन था पूरा पूरा वैसा ही आएगा, और मैंने क्लास में क्वेश्चन
क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चों को। तो 1160 मिलेगा अगर आप 1000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर करते हैं, लेकिन 2000 से कम का। उसके बाद अगर आप 2000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर करते हैं तो सर समझ में नहीं आ रहा, अच्छा भी बताता हूं। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 1000 रुपए है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम है, ये भी सही है। कैलकुलेट द एडवाइस द परचेज। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को कितने पार्ट में सॉल्व करना है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जो ऑर्डर साइज पे निकालेंगे, मैं दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए मैंने कहा ऑर्डर साइज जो आप लॉट साइज पे निकालो वो निकालो 500 यूनिट्स पे, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद 1000 यूनिट्स पे। 500 यूनिट्स फर्स्ट लॉट वाले में आ जाएगा, 500 या 500 से ज्यादा लेकिन 1000 से कम, 1000 वाला इसमें आ जाएगा, 2000 वाला इसमें आ जाएगा। तो सर और क्या करेंगे, एक आप निकालना है ईओक्यू लेवल पे और फिर बताना कि भाई जो तुम ऑफर दे रहे हो वो हम क्या नाम है करें या नहीं करें। क्वेश्चन कहीं नहीं बताएगा आपको ईओक्यू पे चेक करना, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको पता है ईओक्यू पे मिनिमम कॉस्ट आती है। अब अच्छा सर किस किस चीजों को ऐड करना है मुझे किस किस चीजों को ऐड करना पड़ेगा सर? परचेज कॉस्ट प्लस उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट। अगर मैं इन तीन चीजों को यहां पर ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट जिसकी भी कम आएगी इन तीनों में से, चारों में से, वही आपका जीत जाएगा। अब मैं आपका समय वेस्ट करते ना हुए मैं आपको वहीं पर दिखा दूंगा, लेकिन ईओक्यू हम निकालें तो सर ईओक्यू यहीं पर निकाल के दिखा दो। तो ईओक्यू कैसे निकलता है सर? ईओक्यू निकलता है अंडर रूट। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे सब्जेक्ट्स की कराऊंगा आपको, लॉ वगैरह सबके, और इनमें से सेम क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई एस। इसमें से क्या पता चलेगा? मैं 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट मटेरियल की 5000 है, तो मैंने कहा 2 इंटू 5000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है चेक करते हैं। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर जो है 1000 रुपये है, तो मैंने कहा 1000 रुपये से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट जिस नाम से आप इसे जानते हैं। परचेज प्राइस देखिए जरा, परचेज प्राइस कितना है क्वेश्चन में? डिलीवरी कॉस्ट हो गई है 20% है। अब परचेज प्राइस, तो ओरिजिनल परचेज प्राइस जो है विदाउट डिस्काउंट, उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां दिया हुआ है, तो उन्होंने ईओक्यू से मैच नहीं किया। उसने पूछा है कैलकुलेट एंड एडवाइज द परचेज डिपार्टमेंट फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। मुझे लगता है उन्होंने आधा क्वेश्चन दिया है आपको और बस बोला है कि इन 3 लेवल्स पे ही हमें निकाल के दिखा दीजिए। जबकि जब मैं इन 3 लेवल्स पे निकालूंगा तो मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिएगा, तो ओरिजिनल प्राइस इन 3 लेवल्स का तो गिवन है, लेकिन ईओक्यू लेवल पे ओरिजिनल प्राइस 1200 था। मैं चेक करना चाहता हूं उन्होंने क्वेश्चन काटते समय कहीं इंफॉर्मेशन तो नहीं उड़ा दी। मैं चेक करता हूं आपके इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से किया है आधा। उन्होंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन में बस बोला है 500, 1000 और 2000 के लेवल पे हमें सॉल्व करके दिखा दो। जबकि अगर आप बोलोगे मोस्ट इकोनॉमिकल क्या है, तो इसमें एक ईओक्यू वाला भी हिस्सा ऐड होना चाहिए था। हो सकता है वहां से कम हो जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहा क्योंकि हम आपको ओरिजिनल प्राइस दे ही नहीं रहे तो आप ईओक्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए पूरा ऑर्डर लेवल पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ हमें। मैंने कहा आपको मैंने 3 कॉस्ट बताई है, ईओक्यू वाले को क्रॉस करते हैं अभी फटाफट से। मैंने आपको 3 कॉस्ट बताई। सबसे पहले आ जाओ परचेज कॉस्ट पे। टोटल हमेशा 5000 ही रहेगा और 500 यूनिट्स के लेवल पे है 1180। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका 59 लैक्स। मैं एक बार चेक कर लूं वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये रहा 59 लैक्स यहाँ पर आ गया है आपका। अगर आप दूसरे वाले लेवल पे चेक करेंगे तो कैसे आएगा सर? दूसरे वाले लेवल पे रहेगा 5000 ही, और 5000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस बार उसके प्राइस से। तो जब आप 1000 रुपए के इस वाले लेवल पे निकालेंगे तो 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट थी मल्टीप्लाइड बाय 1160, तो ये आना चाहिए आपका 58 लाख। तो यहां पर हम चेक करेंगे जी सर परचेज कॉस्ट है 58 लाख रुपए, और नेक्स्ट पे चेक करेंगे सर एनुअल रिक्वायरमेंट तो 5000 ही रहने वाली है, लेकिन इस बार जो हमारा प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 1140। तो ये आ गया हमारा 57 लाख रुपए। तो यहां पर हमने लिखा 57 लाख, जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। अब आते हैं सर 2 कॉस्ट पे, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है परचेज कॉस्ट। अगर आप जानते हैं इसे सॉल्व करना तो मैं आपको बताता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है। एक बार में आप कितना सामान ला रहे हैं और आपका टोटल रिक्वायरमेंट कितना है। मैंने कहा एक बार में छोड़िए, टोटल रिक्वायरमेंट 5000 है। तो अगर मैं अपने ए लेवल पे निकालने की कोशिश करूं जहां पर मैंने ऑर्डर साइज कितना लिया है 500, तो 5000 डिवाइडेड बाय 500 कर दूंगा, 5000 टोटल रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाय 500, तो मुझे इतने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, यानी 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा वो मुझे क्वेश्चन बता देगा कि सर एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा 1000 रुपए है। तो जो पहले वाले में ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाली है आपकी, यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आने वाली है आपकी 10 इंटू 1000 और यहां पर आ जाएगी 10,000 रुपए। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरे वाले हिस्से में निकालूं कि सर 1000 यूनिट पे क्या होगा, तो भाई 5000 में ऑर्डर साइज है, डिवाइड करूंगा एक बार में 1000, तो 5 ऑर्डर्स लेके आऊंगा और एक की कॉस्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेके आओगे उतने ही आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर सर आपको 5000 चाहिए और एक बार में 2000 लेके आ रहे हो तो कितने ऑर्डर्स है, ये आ गए आपके 2.5 ऑर्डर्स। तो देखेंगे उन्होंने कितने ऑर्डर्स लिखे हैं, ये रहा 2.5 ऑर्डर्स और ऑर्डरिंग कॉस्ट 2500 रुपए।
रुपये, तो मैंने कहा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आएगा आपका 2500 रुपये, 2500 रुपये। आई होप पॉइंट आपको समझ में आया। अच्छा सर स्टोरेज कॉस्ट का बताओ, स्टोरेज कॉस्ट का भी समझाता हूं। अगर आप एक बार में 500 यूनिट्स लाते हैं तो उसकी आधी मानी जाती है कि आप स्टोर कर लेंगे, इसका मतलब स्टोरेज कॉस्ट को आप 250 यूनिट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इस वाले में स्टोरेज कॉस्ट को कितने से मल्टीप्लाई करने हैं सर? 1000 लेके आए हो तो अपने पास 500 रखोगे, और 2000 लेके आए हो तो अपने पास 1000 यूनिट्स रखोगे। अब बताओ सर स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यहां है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैच, क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जो भी आपका प्राइस है इसका कितने परसेंट है? 20%। तो यानी कि यहां पर स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल पे चेंज होगा। 1180 का अगर मैं 20% निकालूं तो ये आता है 236। इसका मतलब 500 के लेवल पे जो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट होगी वो होगी 236। अच्छा अगले वाले में बताओ 1160 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट? 20%। तो ये होने वाली है 232, यानी कि यहां पर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 232 से। आई होप सारे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आपने मेरे से क्लासेस ली हैं या नहीं ली। अब 1140 मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितने से? इससे 20% से, तो थर्ड लेवल पे जो आएगा वो आएगा 228। अब आपको क्या करना है सर? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको निकाल दी, परचेज कॉस्ट मैंने वहीं पर निकाल के दिखा दी थी आपको, 59 लाख 58 और 57 लाख शायद ऐसे कुछ आई थी। चेक कर लेते हैं। पहले मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट चेक करता हूं, जो हमने निकाली वो सही है कि दिस इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जो पहले वाले लेवल पे आई है। बढ़िया क्वेश्चन बना सकते थे वो ईओक्यू से मैच करके 10,000, 5,000 और 2500, और हमने टोटल कॉस्ट यहाँ पर एनुअल कॉस्ट मटेरियल निकाल के दिखा दी थी। कैरिंग कॉस्ट की अगर आप बात करें तो सर ये कैसे अमाउंट आई है? 59,000, 1,16,000 और 2,28,000। मैं आपको चेक कराता हूँ, जो हमने ये रहा 236 चलो भाई मल्टीप्लाइड बाय 250, तो ये आ गई आपकी 59,000। तो ये पहली वाली वैल्यू है, आप चेक कर सकते हैं, खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर दूसरी वाली अमाउंट बताओ, तो दूसरी वाली अमाउंट बताते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय 232, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 232 ये आ गया 1,16,000। आप भी चेक कर सकते हैं 1,16,000। अब आते हैं तीसरे वाले हिस्से पे। तीसरे वाला हिस्सा क्या कहता है सर? 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 228, ये आ गया आपका 2,28,000। तो यहां पर कितना है? 2,28,000। तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई सर? मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई है, मेरे पास एनुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैंने निकाल लिया है, तो ये रही अमाउंट, और ये रही मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करने पे आ रहा है ये अमाउंट। तो कौन सा वाला सही रहेगा सर? 59,69,000 वाला, 59,21,000 या 59,30,000 वाला? तो सेकंड जो ऑप्शन है, यानी जिसका लॉट साइज 1000 है, ऑर्डर साइज, वो बेस्ट रहेगा। इसी क्वेश्चन को अगर 14 नंबर का बनाना होता तो 1200 रुपए आपको ओरिजिनल परचेज प्राइस देते, उससे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते और वहां से भी आप कंपेयर करते। मुझे लगता है इन्होंने क्वेश्चन आधा कर दिया क्योंकि 7 मार्क्स का था। तो ये हमने सेकंड वाला जो ए वाला पार्ट था उसके दोनों क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको समझ में आया जो मैं समझा रहा हूं, भले ही आपने मुझसे क्लास ली है नहीं ली, लेकिन आपको समझ में पूरा आने वाला है। फिर आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे चैनल पे देखो सब्सक्राइबर हो गए 10,000, तो मैं नहीं चाहता हम यहां पर रुकें। आपकी पढ़ाई के लेवल को मैं आपको बीच में बता दूं, पहले मैं एग्जाम डेज के बीच में डालता था आपके सुपर 40 और पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी एबीसी एनालिसिस। अब मैंने एग्जाम से उससे पहले डालना शुरू कर दिया था, फिर मैंने सॉल्यूशन देना भी शुरू कर दिया था। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुपर 40 भी दूं, एबीसी एनालिसिस भी दूं, पेपर पैटर्न भी दूं। तो ऑलरेडी ये सारी वीडियोस में डाल चुका हूं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारी वीडियोस क्या नाम है चैनल पर डली हुई है, आप उसे जाके पक्का देखिएगा। और यहां पर मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है उसे एक स्टेप अहेड लेके जा रहा हूं कि मॉक टेस्ट पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही सीरीज 2 आ जाएगी, सीरीज 2 भी आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। और अगर आप बोलोगे सर एग्जाम वाला पेपर जो पिछला वाला गया था जून 2024 वो भी सॉल्व कराइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के पार्ट पे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25 पर मैन डे। ठीक है सर, ओवरहेड हम 25 रुपए के हिसाब से रिकवर करते थे। जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड है एंड मैन डेज है, भाई टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो हुए हैं वो हुए 41,50,000, और जो मेन डेज हैं वो है आपके कितने? 1,50,000। तो मैंने तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 के हिसाब से रिकवरी की है, तो वो 3750 आ रहे हैं। उन्होंने ही कहा ना हमने रिकवरी की है पर मेंडे के हिसाब से, और हमें अमाउंट दे दी पर मेंडे की, और ये दे दी हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से। तो जो हमने रिकवरी की है वो तो 37,50,000 है, लेकिन एक्चुअल में इनकर्ड तो क्या हो गए? 41,50,000। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब ये गड़बड़ क्यों हुई ये चेक करते हैं। कह रहे 40,000 यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 हमने बेच दी है। इसका मतलब 40,000 टोटल बनी है, जिसमें से 30,000 बिक गई। इसका मतलब 30,000 फिनिश गुड्स थी हमारी। ठीक है, देयर वर आल्सो 30,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स। परेशानी आ गई भाई, बनाई ही तुमने 40,000 थी, अब 30,000 अनकंप्लीट है, तो ये कहां से हुआ? विच मे बी रिकॉर्डेड 66.67% कंप्लीट। इसका मतलब 2/3 कंप्लीट है। तो अगर मैं 30,000 का 2/3 कर दूं तो कितना आ जाएगा सर? ये तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 यूनिट्स यहां पर है मेरे पास। ठीक है,
30,000 उसने क्या कहा है सर? 30,000 उसने कहा है बनी है और बिक गई है, लेकिन बनी तो 40 थी, तो सर 10,000 क्या रहा होगा बताओ जरा? 10,000 रहे हैं हमारे क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या है मेरे पास? WIP। ये क्या है मेरे पास? प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ये 3 तरीके की यूनिट्स है जिसे आइडेंटिफाई करने में बच्चों को हो गई होगी प्रॉब्लम, और कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। जो भी हमारे अंडर ओवर रिकवरी है उसे हम P&L से चार्ज करवा देंगे। देखते हैं जरा ध्यान से कहाँ मतलब रॉ मटेरियल में भेजूं, WIP में भेजूं या फिनिश गुड्स में भेजूं, वो बताता हूं आपको। कह रहे एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन कॉस्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, तो अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो मैं ऊपर ही निकाल दूंगा। कैसे सर? आपने जो रिकवर किए हैं वो, जो आपने इनकर किए हैं वो है 41,50,000 और जो रिकवर किए हैं वो है 37,50,000। माइनस करोगे तो आपके 4 लाख रुपए के जो ओवरहेड्स है वो है आपके, जो आपने रिकवर ही नहीं किए हैं। अब उन अनरिकवर्ड ओवरहेड्स को आप कहां बांटेंगे? पहले मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको, अगर इन्होंने सॉल्यूशन करा रखा है तो जी हां। पहले हमने कहा हमने इसका सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालेंगे। घबराए ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 4 लाख हमारे अनरिकवर्ड हैं उसमें से 30,000 जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स क्या है? वो यूनिट्स बताता हूं मैं आपको। वो यूनिट्स हैं प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है सर। ये 10,000 कहां से आई? 10,000 है ये क्लोजिंग स्टॉक वाली। अच्छा सर ये कहां से आई? 30,000 का WIP। ये क्या किया उन्होंने? ये है आपका WIP। तो जब आप इन सभी से इसे डिवाइड कर देंगे तो 30 + 40 + 20 हो जाएगा 60,000। तो मैं 4 लाख को डिवाइड कर दूंगा अगर 60,000 से, तो आंसर आ जाएगा 6.667 या फिर भाई 20/3 लिख लेंगे आप तो भी चल जाएगा। तो सर इनमें से भेजेंगे कहां ये समझ में नहीं आ रहा। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कितनी यूनिट्स बेच दी थी मैंने? 30,000 की। रेट क्या है? 6.67 लिख लीजिए, या एग्जैक्ट 20/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो रेशो पॉइंट्स में आ जाए आंसर एग्जैक्ट। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए, ठीक है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितना जाएगा? क्योंकि मैंने 40,000 बनाई थी पूरी और उसमें से क्या नाम है 10,000 बच गई थी, तो 10,000 जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक में। अमाउंट होने वाली है ये, इससे देख के घबराइएगा मत। ये 6.6666 को डिनोट कर रहा था कि आंसर एग्जैक्ट में आ जाए, ठीक है। और आपका वर्क इन प्रोग्रेस में, सर वर्क इन प्रोग्रेस में पता है क्या था? 30,000 यूनिट्स थी, लेकिन 30,000 WIP की जगह हमने मान लिया कि वो 2/3 कंप्लीट है, मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाली और 20,000 यूनिट्स मेरे WIP में चले जाएंगे। इस तरीके से मेरे 4 लाख की ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखा दी। सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट का ए हमने, सेकंड का ए हमने देखा था और अभी थर्ड का ए देख रहे हैं, कई बार ऐसे बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स को चेक कर लेते हैं, ऐसे दे दिए जाते हैं और कोई भी बच्चे इसे कर सकते हैं। इसमें अगर जिन बच्चों को ओवरहेड्स चैप्टर आता है, ओवरहेड्स में भी इस तरीके से हम प्रोडक्शन नंबर आवर्स को, नंबर ऑफ आवर्स को और मशीन आवर्स को करते हैं। यहां पर बस हमने यूनिट से डिवाइड कर दिया है। आगे चलता हूं सर, आगे बताओ फिर। थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ गए। फ्रॉम द फॉलोइंग ABC आउट मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेडिंग एंड P&L हमने बना के दिया हुआ है, ठीक है सर। ट्रेडिंग P&L बना के दिया हुआ है। फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन कनेक्शन विद द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कितने मार्क्स के लिए है? 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। हमें करना क्या है कि सर कॉस्टिंग P&L बनाओ। कॉस्टिंग P&L बना लो या कॉस्ट शीट बना लो, एक ही बात है। फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और उसे रिकंसाइल करना है आपको। तो फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, मैं यहां से क्या बना सकता हूं सर? मैं यहां से कॉस्ट शीट बना सकता हूं। कॉस्ट शीट कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहीं से उठाऊंगा मैं, रॉ मटेरियल परचेज यहीं से उठाऊंगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहीं से उठा लूंगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, यानी कि 59,000, 3,73,000 माइनस 64,000, ऐसा उन्होंने कर रखा होगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक है ये लिखा हुआ, परचेज लिखी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया हुआ है। तो यहां पर मेरा जो आंसर आना है वो आना है 3,68,000। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। फिर सर आगे चलते हैं, लेबर की बातें बताओ। लेबर की सुनो। वेजेस जो पेड है मेरी वो 5,62,000 रुपए की है और जो एक्रूड है वो 34,000 रुपए की। तो दोनों को ऐड करके कॉस्टिंग में लिखेंगे, वेजेस पेड प्लस एक्रूड। ये मेरे लेबर के खर्चे आ गए, ठीक है सर। अब बताओ जरा उनके हिसाब से फैक्ट्री एक्सपेंस क्या है, उनके हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये तो चलो उन्होंने ऐड करके ये लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या है और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है। ये 3 जो खर्चे होते हैं हमेशा 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 जब भी आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हो, तो हमेशा आपको फैक्ट्री के खर्चे निकालने का, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे निकालने का और सेलिंग के खर्चे निकालने का कॉस्ट शीट में एक अलग बेस गिवन होगा। जब कुछ नहीं बोला होता तो हम सेम लेते हैं, लेकिन जब बोला होगा तो हम पहले चेक करेंगे। देखिए जैसा मैंने बताया था आपको 3 खर्चे वाली बात। फैक्ट्री एक्सपेंस जो एलोकेट किए गए हैं वो 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? जो वेजेस के खर्चे थे वो प्लस उसके वेजेस एक्रूड, दोनों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60%। तो वो हमने निकाला था। यहाँ पर वेज कॉस्ट है हमारी 5,96,000। तो 5,96,000 का मैं कर दूंगा यहाँ पर 60%। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 3,57,600। तो ये जो 3,57,600 है ये मेरे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। तो प्राइम कॉस्ट हमारे वेजेस को और मटेरियल को ऐड करके आ गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हमने उसमें यहाँ पर ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आ गया वर्क्स कॉस्ट।
अब वर्क्स कॉस्ट के अंदर आते हैं। वर्क्स कॉस्ट के बाद हम क्या प्लस करते हैं सर, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। तो चेक करते हैं क्या कोई ओपनिंग WIP है, नहीं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता था और WIP भी गिवन है मुझे, और WIP कितना है 25,600 का। तो सर क्लोजिंग WIP है, इसलिए मैं इस क्लोजिंग WIP को अपने प्रोडक्शन से माइनस कर दूंगा यहाँ पर। तो ये आ गई मेरी जितनी भी फिनिश यूनिट्स हैं वो आ चुकी है मेरी। अब सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को लेके क्या लेना देना है चेक करेंगे जरा। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हमारे तो 2,45,000 हैं, लेकिन आप जब कॉस्ट शीट में निकालेंगे 12 पर यूनिट ओवर द यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुई है हमारी। अब सर यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखो जरा ध्यान से। ये मैंने मैन्युफैक्चर किया है 18,000, उसमें से 15,000 जो 200 है वो बिक गई हैं, 2,800 जो है मेरे फिनिश उसमें है, तो ये 18,000 हो गए। तो सर मैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है निकाली है मैंने, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो किस पे निकलेंगे, जितनी बिक गई है उस पे, या टोटल 18,000 पे। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन की यूनिट्स पे निकलते हैं, 18,000 पे लिखेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मैंने लिखा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, अमाउंट आ गई 2,16,000। वो मेरे कॉस्टिंग के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ये रही अमाउंट एक, और ये रही फैक्ट्री वाली। मैं इनको हाईलाइट अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंडर ओवर का आपको चक्कर बताऊंगा यहां पर, जो हम रिकंसाइल करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है सर, अब आगे कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ सर हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक थी उसका आप क्या करेंगे। तो भाई मेरी जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 15,12,000। तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट है 15,12,000 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 18,000 यूनिट्स को। आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है जो कि 2800 है, तो 2800 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आ गया 2,35,200। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक है जो एवरेज कॉस्ट मेथड से हमने निकाली कि पूरे खर्चे और पूरी यूनिट्स। ठीक है सर, माइनस कर दीजिए, यहां पर आपका आ जाएगा। अब आ जाइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे, चेक करते हैं उनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने हैं। तो भाई उनके तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 3,28,000 रुपए, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को आप एज वर्कआउट टू बी 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम निकालेंगे। मेरी जो सेल है 18,24,000 रुपए, उसका अगर मैं 20% कर दूं, 18,24,000 का 20% अगर हम कर दे तो ये आ रहा है 364,800। कहां चला गया भाई, जी हाँ ये रहा 364,800। सेलिंग के भी खर्चे हमने निकाल दिए, टोटल कॉस्ट हमने निकाल दी, सेल वैसी की वैसी ही रहती है, और ये मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया। अब मैं इस कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस बनाऊंगा और रिकंसाइल कराऊंगा। जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये है मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट। तरीका क्या है सॉल्व करने का रिकंसिलेशन को, वो भी बताइए। तो मैं बताता हूँ रिकंसिलेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले ऐसी चीजें उठाइए जो आपको कॉस्ट शीट में मिलेंगी ही नहीं। तो मैं आता खर्चों की साइड, मैंने ऑलमोस्ट सारे खर्चे कॉस्ट शीट में मिले हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे खर्चे जो कि सिर्फ, अब मैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ऐसे खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसका मतलब ये खर्चे सिर्फ अकाउंट्स में दिखे गए थे, कॉस्टिंग में नहीं दिखे गए। कॉस्टिंग में खर्चे आपने नहीं लिखे, जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट से इसे माइनस करना है। गुडविल रिटर्न ऑफ को भी आपको माइनस करना है। आ गए हम, ये रहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल रिटर्न ऑफ, दोनों हमने कर दिए माइनस। अब चलता हूं मैं इनकम वाली साइड। सर इनकम में क्या कोई ऐसी इनकम है जो कि उन्होंने नहीं लिखी, हमने लिखी, ऐसा कुछ? जी हाँ, एक तो इंटरेस्ट की इनकम है जो हमारी कॉस्टिंग में नहीं आती, और डिविडेंड की इनकम है जो हमारी कॉस्टिंग में नहीं आती। तो ये दोनों इनकम ऐसी है जो सिर्फ फाइनेंशियल में थी, हमारे कॉस्ट में नहीं थी। फाइनेंशियल में होने की वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट हो गया होगा ज्यादा, और हम हैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे। तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हमें इस प्रॉफिट को बराबर लेके जाना पड़ेगा। इस लॉजिक से आप चलेंगे इस तरीके से हमेशा। तो इसका मतलब हम उसे ऐड करेंगे। तो ऐड किया है क्या हमने? जी हाँ, यहाँ पर है इंटरेस्ट की इनकम और डिविडेंड की इनकम, दोनों हमने ऐड की है। तो पहले तो वो सारे खर्चे और वो सारी इनकम जो दोनों के अंदर मतलब कॉमन नहीं है, अलग अलग है। अब आते हैं अंडर रिकवर और ओवर रिकवर पे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो भाई, मेरे फैक्ट्री जो एक्सपेंसेस हैं P&L के अंदर, मतलब अकाउंट्स के अंदर, वो है मेरे 3,81,500। ठीक है सर, लेकिन मैंने तो अभी यहाँ पर फैक्ट्री के एक्सपेंस कुछ और निकाले थे, 3,57,600। इनको माइनस जब मैं कर दूंगा तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो खर्चे कॉस्टिंग में लिखे गए हैं वो खर्चे कम है, जबकि अकाउंट्स के अंदर खर्चे हैं ज्यादा। इसका मतलब अकाउंट्स में खर्चे ज्यादा, तो उसका प्रॉफिट कम। कॉस्टिंग के हिसाब से चल रहा हूं, तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि मैं उसके बराबर लेके आ जाऊं। तो यहां पर हम करेंगे कम, डिफरेंस अमाउंट से फैक्ट्री एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। देखना जरा ध्यान से। जी हाँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के दोनों के डिफरेंस को हम माइनस कर देंगे। ये लेस वाली आइटम्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है सर, आगे चलिए। आगे कौन सा खर्चा था अभी बताता हूँ जल्दी से। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2,45,000 रुपए के, और जब हम अपने वाले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2,45,000 नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जल्दी से आ जाओ भाई, 2,16,000 है। तो इसका मतलब हमने 2,35,000 के खर्चे को 2,16,000 दिखाया है, तो 19,000 का डिफरेंस आ रहा है।
सॉरी 2,45,000 है, 2,45,000 के खर्चे को 2,16,000 दिखाया है, 29,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो 29,000 का करना क्या है, फिर से समझो, ये मेरे फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये मेरे फाइनेंशियल का प्रॉफिट, ये मेरी कॉस्टिंग का प्रॉफिट। फाइनेंशियल में खर्चे ज्यादा दिखाई गए, खर्चे की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया, कम हो गए। मेरे कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है, जितने कम है उसकी वजह से, तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी पकड़ के नीचे ले 29,000 रुपए से। तो ये मेरे फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की बातें बता दी आपको। अब आता हूं सर सेलिंग पे, सेलिंग में क्या हुआ होगा। उनके सेलिंग एक्सपेंसेस है 3,28,000 रुपए, और जो हमने सेलिंग के एक्सपेंस निकाले थे वो निकाले थे 3,64,800 रुपए। इसका मतलब इस बार जो है हमारे यहाँ खर्चे ज्यादा है, तो 3,64,800 लिख दूंगा, माइनस 3,28,000 कर दूंगा, तो मेरे यहाँ खर्चा ज्यादा है। कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा होने की वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट हो गया कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा, जबकि मैं ठीक किसको कर रहा हूँ, कॉस्टिंग को। तो इसे कर दो ऐड, तो ऐड बैक कर देंगे 36,800 रुपए, जो कि उसने ऐड करके दिखा रखा है। जब आप ये सारी चीजें प्लस माइनस कर देंगे तो आप आ जाएंगे बिल्कुल वहीं पर जो आपको चाहिए, 1,44,900, जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के बुक प्रॉफिट में भी मैच हो रहा होगा, 1,44,900। आई होप आपको लॉजिक भी समझ में आए, कंसेप्ट भी समझ में आए, और कैसे करना है वो भी समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आता हूं सर क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे, जो कि कितने मार्क्स के लिए लिखा हुआ है, 7 मार्क्स के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। मिस्टर निखिल ने स्टार्ट किया एक बिजनेस जिसके अंदर 10 टैक्सी हैं, ठीक है। वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं उसने। एक जो टैक्सी है उसकी जो कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपए। मेरे पास 10 टैक्सी है, तो टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सैलरी देनी है ऑफिस के स्टाफ को 6,500 पर मंथ, बहुत बढ़िया। सैलरी गैराज के स्टाफ को देनी है, रेंट देना है गैराज के स्टाफ को, ड्राइवर की सैलरी देनी है पर टैक्सी, बहुत बढ़िया है। रोड टैक्स देना है पर टैक्सी, ये भी मैं लिख दूंगा पर एनम है। इसको जरा ध्यान से लिखिएगा, ये लिखा हुआ है पर एनम, तो आपको अगर पूरी स्टेटमेंट को एनुअल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इन सभी पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप ये जो टैक्स दे रहे हो ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तब आप पर मंथ पे आओगे, अगर पर मंथ बनाओगे। इंश्योरेंस जो है 5% कॉस्ट पर एनम पे लगेगी, ठीक है। लाइफ ऑफ अ टैक्सी, देखो यहाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, जरा ध्यान से देखिएगा। टैक्सी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर है, जिसमें से एट द एंड जो कि सोल्ड हो जाएगी 30,000 रुपए में, बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या निकलेगा सर, इससे डेप्रिसिएशन निकलेगा। अच्छा, जो टैक्सी है वो ऑन एन एवरेज 5,000 किलोमीटर चलती है और 20% रन एम्प्टी करती है। इसका मतलब मुझे पहले इफेक्टिव किलोमीटर्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो भाई डेप्रिसिएशन एक टैक्सी का आपको बताता हूं कैसे निकलेगा। 1,20,000 रुपए है एक टैक्सी, जो कि चलती है कितने किलोमीटर बताया था उन्होंने, 3 लाख किलोमीटर। तो भाई 3 लाख किलोमीटर चलेगी आपकी, जिसमें से 20% तो एम्प्टी चलेगी, तो फिर क्या करेंगे। तो अगर 20% एम्प्टी चलेगी तो 3 लाख का 20% होता है 60,000। 60,000 किलोमीटर यहां से माइनस करेंगे, और ऊपर भी उसने बोला था कि भाई जब ये वाली जब चलो भाई क्या हो गया, इसमें से आपको जैसे पहले करते थे ना, आप लाइफ नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, स्क्रैप वैल्यू है 30,000 रुपए, तो मैंने स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी यहाँ पर। अब आते हैं हम टोटल अमाउंट पे, भाई ये आ गया पर किलोमीटर। अगर आप डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं तो जिस महीने में जितने चली होगी, एक महीने में जितनी भी चली होगी, तो उसने कहा एक महीने में 5,000 चली है, 5,000 में से भी 20% एम्प्टी चली है, तो 5,000 में से भी 20% एम्प्टी चली है क्या, हाँ, तो उसको आप 4100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% एम्प्टी चली है तो 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। 5,000 किलोमीटर नॉर्मल चलती है एक महीने में, उसमें से माइनस कर दूंगा उसका 20%, तो इस महीने का खर्चा आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। अगर मैं इसे निकालूं तो 1,20,000 माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 लाख में से 60,000 गए तो 2,40,000 और मल्टीप्लाइड बाय 4,000, तो एक महीने का डेप्रिसिएशन आने वाला है 1,500 रुपये। एक बार चेक कर लेता हूं जहां भी इन्होंने निकाला है। अच्छा, इन्होंने, मैंने जो अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है 1,20,000 तक हो गया, 1,20,000 माइनस हमने कर दिया 30,000 रुपये और डिवाइड कर दिया 2,40,000 रुपये से। इन्होंने क्या किया, 2,40,000 जो मैंने मल्टीप्लाई किया ना 4,000 एक का निकालने के लिए, वो इन्होंने नहीं निकाला है, वो डायरेक्ट इन्होंने 1 किलोमीटर का मांगा है आपसे। तो आपको पूरे महीने का निकालने की जरूरत, जो उन्होंने स्टेटमेंट सॉल्व की है वो कह रहे हैं कि हम पर किलोमीटर ही चाहते हैं, तो हमने टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो आपको पर किलोमीटर मिल गया है। अगर खाली इतने पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.375। देखो जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी वो वाली बातें बता देता हूं। ये तो कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ टैक्सी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थी, सैलरी टू स्टाफ एज इट इज आ जाएगा, सैलरी टू गैराज, रेंट वगैरह सब कुछ एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। बस जो रोड टैक्स है उसे शायद ये 12 से डिवाइड करके लिखेंगे। फिर मैं आपको वेरिएबल खर्चे बताऊंगा जहां पर आप गलती कर सकते हैं, तो चेक करिएगा। सैलरी टू स्टाफ है, उसने कहा 6,500 आप दे रहे हैं, 6,500 पूरी सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, 10 टैक्सी है, डिवाइड कर दीजिए तो एक महीने का आ जाएगा। और जब किलोमीटर की बात करें तो पर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। गैराज के स्टाफ को दे रहे हैं, एक टैक्सी की बात करूं तो 35,000 दे रहे हैं आप, तो डिवाइड कर देंगे, सॉरी 3,500 दे रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एक टैक्सी
टैक्सी का 1 महीने का आ जाएगा ये, ठीक है। गैराज का रेंट हो गया। रोड टैक्स की बात करते हैं, ये आप 30,000 दे रहे हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया 12 से, तो ये 2500 रुपये आ गया। इंश्योरेंस जो है आपका, इंश्योरेंस कैसे होगा, 5% निकाला है 1,20,000 रुपये, तो ये 1 साल का आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो तब ये आपका फिक्स खर्चे आ जाएंगे, जो कि बच्चों को जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जहां होती है वो बताता हूं मैं आपको। प्रॉब्लम होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट में, जिसमें पहला पॉइंट किस चीज का है, पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन का। भाई डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया था अभी 0.375, खर्चा जो भी आया है आपका पर से डिवाइड कर देना है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। पेट्रोल पर मंथ पर इफेक्टिव किलोमीटर क्या है सर ये, इसका भी नोट बना के दिखाओ। मैं क्वेश्चन पे आता हूं, देखो जरा ध्यान से, इधर आया मैं, अब आता हूं पेट्रोल पे। पेट्रोल के खर्चे में क्या बोला गया है भाई, पेट्रोल के खर्चे में ये बोला गया है कि लाइफ ऑफ ए टैक्सी वगैरह छोड़ दो, आपने 1 महीने में टैक्सी कितनी भगाई। मैंने कहा 1 महीने में जो मैंने टैक्सी भगाई है वो है 5,000 किलोमीटर। अब चाहे खाली भगे या फिर सवारी बैठ के भगे, पेट्रोल तो लगने ही वाला है, वो तो बात सही है। तो पेट्रोल के खर्चे के बारे में बात करो, माइलेज कितना देती है, तो उसने कहा पेट्रोल जो कंजम्पशन है इस 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, जो कि 70 रुपए का आता है। देखो जरा ध्यान से, सारे बच्चे इधर देखेंगे। 70 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवाऊंगा, जो कि मुझे एवरेज देगा 10 किलोमीटर की। तो यानी कि मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 500 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जो कि 70 रुपए का आता है। एवरेज से ये बात समझ में आई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जब भी आपको डाउट हो ना, किलोमीटर भी दिया है, रुपीस दिया है, तो रुपीस हमेशा ऊपर जाएगा, और जितनी भी वो एवरेज दे रही है 10 किलोमीटर की, वो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होकर कितने नंबर ऑफ लीटर आपको पेट्रोल चाहिएगा वो पता चल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो रट लेंगे कि हमेशा रुपीस वाली चीज ऊपर जाती है और बाकी चीज नीचे आती है, ठीक है सर। ये तो खर्चा आ जाएगा मेरा, पहले खर्चा निकालो। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय आ जाएगा 10, तो इसका खर्चा आया है मेरा 35,000 रुपए। अगर इस 35,000 रुपए को मैं डिवाइड कर दूं अपने इफेक्टिव किलोमीटर से, जो कि थे मेरे कितने इफेक्टिव किलोमीटर्स चेक करते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया है कि हाँ 35,000 मेरा खर्चा आया है, डिवाइड कर दिया 4,000 किलोमीटर से 1 महीने के, 1 महीने, क्योंकि मैंने 1 महीने का पेट्रोल निकाला है तो 1 महीने किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। पूरे साल का पेट्रोल देखो 1 महीने में 5,000 किलोमीटर जाती है, तो 1 महीने की पेट्रोल कॉस्ट निकाल ली, और 1 महीने के जो इफेक्टिव किलोमीटर थे आपके। अब कई बच्चे डाउट में आएंगे कि सर आपने 5,000 से मल्टीप्लाई किया लेकिन डिवाइड 4,000 से कर रहे हैं। तो मेरे मुन्ना जरा बात समझना मेरी ध्यान से, जब हम निकालेंगे कितना पेट्रोल लगा है, तो चाहे आप खाली घुमाओ कुछ भी करो, पेट्रोल तो लगने ही वाला है। लेकिन जब पैसेंजर से काउंट करोगे, पैसेंजर से निकलवाओगे, तो इफेक्टिव किलोमीटर आपके 4,000 ही रहेंगे, जिसके आप किराया निकाल सकते हैं। तो पेट्रोल वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। पेट्रोल का खर्चा हो गया। अब आ जाइए ऑयल का खर्चा भी ऐसे ही समझाना। देखो ऑयल का खर्चा मैं रटवा के कैसे बताता हूँ। देखो ऑयल का खर्चा है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1 महीने का ऑयल का खर्चा निकालेंगे, तो 1 महीने का ऑयल का खर्चा कैसे निकलेगा सर, 5,000 किलोमीटर तो चलनी ही चलनी है, ऑयल भी लगेगा। अब ये देख लेते कितने रुपए का ऑयल आता है, और एक लीटर डलवाने में या जो भी डलवाने में वो कितना चल जाएगी। देखो जरा ध्यान से, ऑयल एंड सनरी एक्सपेंसेस 50 रुपए हैं 100 किलोमीटर। आंख बंद करके रुपीस को कर दो ऊपर और किलोमीटर को कर दो नीचे। जिन बच्चों को समझना है वो समझ लीजिए कि 1 लीटर में वो 100 किलोमीटर की एवरेज निकाल देगी। तो यहाँ पर जब मैं 100 में से डिवाइड करूंगा तो 50 लीटर की आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी, जो 50 रुपए का आता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं आपको करता हूँ 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय। इसी पॉइंट पे सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा। और 2500 का जो मेरा अमाउंट आया है, इस 2500 के अमाउंट को जब मैं चार्ज करूंगा पर किलोमीटर से, तो मैं डिवाइड इस बार 5,000 से नहीं 4,000 से करूंगा, जो कि 20% तो खाली चलती है। तो 2500 डिवाइडेड बाय 4,000, तो अमाउंट आया 0.625। तो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.875 ऊपर वाले का आ रहा था, 0.625 यहाँ पर आ गया। ये इसके वेरिएबल कॉस्ट है, ये इसके फिक्स कॉस्ट थी, और फिक्स कॉस्ट को 4,000 से डिवाइड कर दिया तो पर किलोमीटर आ गया इफेक्टिव किलोमीटर, और ये हमने इंडिविजुअली निकाल लिया है। ये हमारे टोटल कॉस्ट आ गया यहाँ पर, वेरिएबल प्लस फिक्स टोटल आ गया ये मेरा 12.25। क्वेश्चन ने क्या कहा था, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हायर चार्जेस में 15 रुपए कमाता हूं इसके, बताओ जरा मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई तुम चलाने का जो खर्चा है वो 12.25 है। जब तुम हायर चार्जेस 15 रुपए लोगे तो 12.25 का खर्चा निकल जाएगा। तो जो आपका प्रॉफिट पर इफेक्टिव किलोमीटर आएगा वो आएगा 2.67 2.75। और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको, जो मैंने पेट्रोल वगैरह निकालने का तरीका बताया है उसे मत भूलना, वो वैसे ही निकलेगा। वर्किंग नोट वगैरह अच्छे से बना के आने हैं आपको। थोड़ा सा पानी पी लो मैं। अच्छा सर आगे चलो। अब 4th का बी, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए एक लार्ज बिल्डिंग का। कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ है 1 अप्रैल 2023 को। फॉलोइंग डाटा अवेलेबल है फॉर द ईयर एंडेड। देखो जरा ध्यान से, मुझसे पूछा क्या गया है, मैं यही चेक कर लेता हूं।
आपने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप नोशनल प्रॉफिट तक पहुंचे, खर्चे लिखिए, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखिए, नोशनल प्रॉफिट तक पहुंचे, फिर नोशनल प्रॉफिट के बाद देखना होता है कि परसेंटेज कंप्लीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद प्रॉफिट को 1/3 या 2/3 या जैसे भी आप बताएंगे। ठीक है सर, आपने बताया। चलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड, ये डेबिट साइड तो नहीं आएगा, वर्क साइड क्रेडिट साइड में आएगा। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, तो पैसे मिल गए हैं, ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लेना देना नहीं है, आगे जाके काम आएगा जब मैं बैलेंस को ट्रांसफर करूंगा नोशनल प्रॉफिट में। ठीक है, यहां से मेरे एक्सपेंसेस शुरू है, यहां से मेरे ताजा एक्सपेंसेस शुरू है। पहला खर्चा है मटेरियल इशू टू साइट, मतलब स्टोर से साइट पे मटेरियल इशू किया गया, तो मेरा पहला खर्चा होगा, हाँ ये रहा, कहाँ गया भाई, ये मैंने ये वाला हिस्सा बता दिया था, अब मैं आ गया, ये रहा मटेरियल इशूड, सारी अमाउंट थाउजेंड्स में है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा, मैं उनको एक्सपेंड नहीं करूंगा, तो 8500 हो गया। ठीक है सर, आगे चलिए, खर्चा क्या है, प्लांट एंड प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, ये भी आएगा मेरा, डायरेक्ट वेजेस पेड ये भी आएगा 4020। अच्छा, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट से कुछ मटेरियल वापस चला गया 270, तो वैसे क्रेडिट साइड लिख दूंगा, देखो जरा ध्यान से, ये रहा मटेरियल रिटर्न 270, अब ये थाउजेंड्स में है, वो हम देख ही नहीं रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लांट हायर चार्जेस है, वेजेस रिलेटेड टू कॉस्ट है, साइट ऑफिस एक्सपेंस है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, एपोर्शन वर्ड का मतलब ऑलरेडी बांट दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड है, और वर्क नॉट सेटिस्फाइड है। तो मेरे बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे खर्चे आपके एज इट इज आ जाएंगे डेबिट साइड, और ये वाला खर्चा वर्क नॉट सेटिस्फाइड इधर चला जाएगा, चेक करेंगे मतलब कुछ करना ही नहीं था इसमें, सारे खर्चे जो मैंने आपको बताए प्लानिंग एस्टिमेशन से रिलेटेड, प्लांट हायरिंग चार्जेस, वो सब एज इट इज यहीं पर आ गए हैं। डेप्रिसिएशन को लेके हमने एक नोट बनाया है, डेप्रिसिएशन समझाऊंगा वो 500 कैसे आया यहाँ पर, और इधर आ जाते हैं, मटेरियल रिटर्न टू साइट हमारा यहाँ पर आ गया, वापस आ गया। ठीक है सर, क्या मटेरियल एट साइट भी लिखा हुआ है, मैंने कहा चेक करूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड हो गए, डायरेक्ट वेजेस हो गए, मटेरियल रिटर्न हो गया, साइड हो गया, वर्क नॉट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, हाँ ये रहा। 31 मार्च 2024 को डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेबल अमाउंटेड टू 2,50,000 रुपए, एंड मटेरियल जो है वो साइट पे था 5 लाख रुपए का। अमाउंट इन थाउजेंड्स में लिख रहा हूं, तो 500 रुपए का जो मटेरियल है, यहाँ से अगर मैं 3 जीरो को हटा दूं, ये मटेरियल एट साइट पे, और आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है मेरी, वो 3 जीरो को हटा दूंगा, तो ये 250 हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो मेरी यहीं पर 250 की ऐड हो जाएंगे डेबिट साइड पर ही, और जो मेरा मटेरियल एट साइट है वो मैंने 500 रुपए का यहाँ पर लिख दिया। WIP में हमेशा दो चीजें जाती हैं कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इधर के खर्चों को और इधर को आप ऐड करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका आएगा नोशनल प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में 2150 का है। सर आपने डेप्रिसिएशन का नोट नहीं बताया, अभी समझाता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़िए डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है हम आ गए डेप्रिसिएशन के नोट पे। कह रहे अ कॉन्ट्रैक्टर ओन अ प्लांट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30 लाख रुपए, जो कि हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे थ्रू आउट द ईयर। उस प्लांट को 5 साल के बाद अगर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ देखी जाए, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर 5 ईयर्स इस 5 लाख। तो मैंने कहा पहले 30 लाख रुपए है, माइनस कर दूंगा 5 लाख, तो ये आ गया 25 लाख रुपए। 25 लाख को डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये इसके 1 साल का आ गया, और 5 लाख आया है इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो अमाउंट जो हम लिख रहे हैं थाउजेंड्स में, तो 500 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, हालांकि डेप्रिसिएशन 5 लाख होगा। ये चीज आपको यहां से समझ में आई। मेरा आ गया नोशनल प्रॉफिट। अब सर क्वेश्चन इसके आगे समझाओ कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो, पहले आप निकालो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट, मतलब परसेंटेज कंप्लीशन निकालो कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। उसके लिए आपको क्या चाहिए सर, उसके लिए आपको चाहिए कि बताओ जरा वर्क सर्टिफाइड कितना है और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, उसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको पता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा मेरा जो वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 है और 20,000 है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट इन 1000 में ही लेके चल रहा हूँ। तो 20,000 मुझे वर्क सर्टिफाइड मिल चुका है, मतलब सर्टिफाई हो चुका है, और 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करते हैं कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो भाई हमने लिखा 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका 66.67% कंप्लीटेड है। इसका मतलब ये कहता है कि आप क्या करेंगे पता है, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और कितना आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2/3 लिखना पड़ेगा, नोशनल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा सर, इस क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड भी है, तो वो चीज भी आप करके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा था।
ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होंगे। कैश रिसीव्ड भी मेरे पास था कि कितने परसेंट हिस्सा मुझे मिला है, तो 20,000 क्या कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड हुआ है और 15,000 का मुझे पैसे मिला, तो कितने परसेंटेज पैसा मिला है सर? परसेंटेज पैसा मिला है मुझे 75%। तो 75%, 2/3 के नोशनल प्रॉफिट का 75% हिस्सा ही मैं अपनी नोशनल प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा। इसका वर्किंग नोट समझा देता हूं आपको। ये रहा सब चीजें मैंने बता दी है। ये रहा 2/3 है, नोशनल प्रॉफिट है, कैश रिसीव्ड, वर्ड सर्टिफाइड, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा वो आप ले जाएंगे अपने P&L में, और बाकी का जो अमाउंट है वो आप दिखा देंगे अपने किस में, रिजर्व्स में। कहाँ चले गए भाई हम? सॉल्यूशन में आ जाइए, ये रहा। नोशनल प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करके लाए, तो जो बच्चे देख रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा जो इन चैप्टर्स को कर चुके हैं, और उन्हें समझ में आएगा पूरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब सर हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? अब बस हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से बता देता हूं आपको। देखो जरा ध्यान से, 5th का A पार्ट। अब फिर से ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको डराएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द मेन प्रोडक्ट ए कंपनी प्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल इनटू 2 बाय प्रोडक्ट बी एंड सी। एक प्रोडक्ट मेन बनाते हैं, उसके बाद 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं बी एंड सी। ठीक है सर, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, यानी कि ए का भी बनाना है, बी का भी बनाना है, सी का भी बनाना है। ठीक है, यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब सर रिवर्सल कॉस्ट मेथड मुझे समझ में नहीं आया बच्चे मेरे, इसका मतलब है एनआरबी मेथड। एनआरबी मेथड क्या होता है? अभी डायग्राम से समझाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। देखो एनआरबी मेथड क्या कहता है, देखिए एनआरबी मेथड ये कहता है कि आपने रॉ मटेरियल डाला, यानी कि प्रोडक्ट ए निकल के आया, प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल वगैरह आपने डाला, ये एक सेपरेशन कॉस्ट है जहां पर प्रोडक्ट बी भी बनेगा और प्रोडक्ट सी भी बनेगा। यहां पर ये स्प्लिट ऑफ का पॉइंट है। तो स्प्लिट ऑफ में ए बना, बी बना और सी बना। अब ए क्या, बी और सी क्या होगा? बी और सी में आगे फर्दर प्रोसेसिंग के एक्सपेंस लगेंगे, है ना, और सेलिंग के एक्सपेंस लगेंगे, उसमें प्रॉफिट भी होगा और उसमें सेल भी होगी। अब वो पता है क्या कहेंगे आपसे? सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करो और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो और वापस यहाँ पर आ जाओ। इसे बोलते हैं रिवर्सल, यानी कि एनआरबी निकाल लो इन दोनों का और उसी रेशो में इनको बांट देना। बस ये क्वेश्चन ने बोला है, इतना सुंदर डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया। ठीक है, कह रहे कॉस्ट अप टू द सेपरेशन पॉइंट, तो इसे बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। जो जॉइंट कॉस्ट अभी तीनों में ही लिखी गई होगी, ए में भी, बी में भी और सी में भी। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि ए को जब आप बेचते हो तो 1,64,000 रुपये मिलते हैं, बी और सी को बेचोगे तो 16 और 24 मिलेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड नेट परसेंट ऑफ सेल, तो उसने कहा नेट प्रॉफिट जो होगा बी और सी का बता रहे हैं वो है 20% और 30%, और यहाँ पर एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस 20%, 20%, 20% और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन वो है 4800 और 7200। तो जब मैं बी और सी पे बांटने की बात करूंगा कॉस्ट को, तो कैसे करूंगा सर? बी और सी को बांटने की बात, तो सर मैं पहले लिखूंगा उसके 16,000, उसमें से माइनस करूंगा 20%, उसमें से माइनस करूंगा 20% और उसमें से माइनस करूंगा 4800, और सेम गोस फॉर सी, 24,000 माइनस 30% माइनस 20% और माइनस 7200 रुपए। इस तरीके से आप एनआरबी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, इसी के अंदर दिखा देता हूं मैं जल्दी से, ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो और मेरा भी। तो सर ये रहा प्रोडक्ट बी एंड सी के बारे में बातें करते हैं। सर प्रोडक्ट बी एंड सी कैसे करेंगे? देखो प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट बी 16,000 रुपये की सेल है उसकी, उसमें से आपने 20% का प्रॉफिट माइनस कर दिया, 20% का सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए और कॉस्ट ऑफ सेपरेशन माइनस कर दी, तो अमाउंट आई 4800 रुपये। बिल्कुल सही है। उसके बाद सर 24,000 उसके सेल्स की वैल्यू थी, 30% उसका एक्सटेंडेड एक्सपेंसेस थी, प्रॉफिट था, एक्सपेंस 20% था और ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी 7200 रुपये थी, जो कि माइनस करोगे तो 4800 आ गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर हमें कि 4800 ही एनआरवी है बी की और 4800 ही एनआरवी है सी की। इसका मतलब बी और सी में जो जॉइंट कॉस्ट बटने वाली है वो बराबर बराबर की बटने वाली है। इसका मतलब ये है कि शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जब आपने निकाला तो सर टोटल तो 68,000 रुपये का था, 4800 हमने वापस निकाल लिया उन दोनों में से, तो जो 58,400 बचे ये ए में चले जाएंगे और 4800 चले जाएंगे बी और सी में। तो ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है। पूरी स्टेटमेंट क्या कहती है? देखिए ये सेल्स हैं, ये उनका जॉइंट कॉस्ट है, हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट वो बी और सी में है, तो हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है और उन्होंने निकाल दिया है। आई होप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मुझे कोई भी कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब प्लस माइनस कर रहे हैं आपको और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलिए। बी क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको डराएगा पेपर में, इसीलिए तो मुझे लगता है कि बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन रट के चले जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। भाई तेरा सिंपल क्वेश्चन है, समझाता हूं आपको कैसे, देखो जरा ध्यान से। उसने कहा हमें बजट दे रखा है सर, हमने बजट के बहुत क्वेश्चन किए लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। भाई क्वेश्चन देखो, पढ़ो, हो सकता है बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट फॉर द मंथ ऑफ, किस किस के लिए बनाना है सर? फॉर द मंथ ऑफ बनाना है मुझे जैन के लिए, फेब के लिए और मार्च के लिए। कैसे कैसे बनाना है ये चेक करते हैं। उसने कहा एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं 3,000 रुपये, सैलरी जाती है 4,000 रुपये, सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे 2,000 रुपये हैं। अब चलेंगे हम काउंटर सेल और डीएनएस अलाउंस 6,000 रुपये है।
मेरे हिसाब से ये हर महीने के फिक्स खर्चे हैं, यानी कि जैन में भी होंगे, फेब में भी होंगे और मार्च में भी होंगे। चेक करते हैं, ये रहा ये रहा एडवर्टाइजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस, और ये रहा आपका काउंटर सेल। तो ये है मेरे टोटल फिक्स खर्चे, इन्होंने ऐड कर दिया है। हर महीने 15,000 रुपये के होने वाले हैं, तो जैन में भी, फेब में भी और मार्च में, ये तो मैंने सीधे सीधे ऐड कर दी। ठीक है सर, अब फिर परेशानी कहाँ आई? मैंने कहा परेशानी आई भाई वेरिएबल खर्चों में, जो परसेंटेज के बेस पे, मैंने कहा उसे भी लिख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कह रहे काउंटर सेल्स की जो कमीशन है, काउंटर सेल्समैन की जो काउंटर से सामान बेचते हैं, वो है 2% ऑफ देयर सेल। मैंने कहा भाई काउंटर से जो सामान बिका ना, वो 1 लाख का बिका जैन में, 1.5 लाख का बिका फेब में, और मार्च में बिका 1,75,000 का। तो अगर आप काउंटर सेल्समैन की कमीशन निकालना चाहते हो तो 1 लाख का 2% 2,000, 1,50,000 का 2% आ गया आपका 3,000 रुपये, और 1,75,000 का आपका जो अमाउंट आएगा वो शायद आपका आ गया 3,500 रुपये। एक बार चेक कर लीजिए। जी हाँ, जो काउंटर सेल्समैन की सैलरी है, कमीशन है, वो इस तरीके से निकलेगी। 1 लाख का 2%, 1.5 लाख का 2% और 1,75 का 2%, इस तरीके से निकला। अच्छा सर आगे बताओ, फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग, जो रास्ते में जाके सामान बेच रहे हैं, उनकी कमीशन है 10% और उनके सेल्स हैं 10%। ट्रेवलिंग वालों की बात करें तो मैंने कहा भाई पहले कमीशन पे आओ 10%। मैंने कहा ट्रेवलिंग वालों की तो सेल्स ही नहीं है मेरे पास, ये रही ट्रेवलिंग वालों की सेल्स 20,000, 10,000, 40,000, इसका 10% निकाल दोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगी जैन फेब मार्च की। तो मैंने कहा 10% निकालो, 2,000, 3,000 और 4,000, जैन फेब मार्च कमीशन आ गई भाई। ये रही ट्रेवलिंग वालों की कमीशन 2,000, 3,000, 4,000। सर एक्सपेंस भी साथ में लिख लो। जी हाँ, उन्होंने एक्सपेंस साथ में लिखे। 5% ऑफ सेल्स है तो उनकी सेल्स यानी कि इसका हाफ कर दो आप, 2,000 से 1,000, 1,500 और 2,000 सर हो गए। यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। ये रही टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट। मुझे नहीं लगता आपके 5 मिनट से भी ज्यादा लगेंगे इस बजट के क्वेश्चन को करने के लिए, और बजट का क्वेश्चन हो गया, बजट बन गया, कुछ भी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। तो भाई कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, आप रटे हुए क्वेश्चन को बिलीव मत किया कीजिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, अब आगे हैं कौन से क्वेश्चन पे? अब आ गए हैं आपके आखिरी क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन 6th और 7th, मतलब 2। 6th वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एक बार ये बता दो। और उसके बाद 7th का जो ए है प्रैक्टिकल, बाकी तो थ्योरी है। थ्योरी के लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, इसके लिए सभी थ्योरीज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। तो मुझे 2 क्वेश्चन समझाने हैं। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर का है। क्या क्या पूछा है आपसे? लेबर एफिशिएंसी, मिक्स वेरिएंस, वेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका बहुत सुंदर सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखाया आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिनके भी डाउट है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में देखते रहे हो। कोई भी चैप्टर आप मुझसे बाय कर लो, 300 रुपीज पर चैप्टर में, और मैं जहां से भी क्वेश्चन कराऊं बस आंख बंद करके करते रहो। अपनी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा, सीए वाली बुक से क्वेश्चन कराऊंगा, उनके क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और आपके स्टडी मटेरियल। मतलब ऐसा लगा लो आप कि कहीं क्वेश्चन बच ही नहीं पाएगा कि कहां से क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सर समझाओ हमें बेसिक क्वेश्चन क्या होता है। तो मैं जब भी अपने बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराता हूं तो ये जादुई टेबल बनवाता हूं। जादुई टेबल में 90% इन्फॉर्मेशन अपने आप होती है, बस आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जादुई टेबल क्या कहती है? जादुई टेबल ये कहती है कि स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लो पहले, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने होने वाले, उससे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के लेबर होते हैं या मटेरियल होती है तो उसका मिक्स भी निकलता है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दो। एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर भरकर, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। जब आप यहां पर इससे पहले से दूसरे में जाएंगे तो यील्ड वेरिएंस निकलेगा, दूसरे से तीसरे में जाएंगे मिक्स वेरिएंस निकलेगा, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो रेट वेरिएंस निकलेगा, और फर्स्ट से लेकर लास्ट में जाएंगे तो कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा, और फर्स्ट से लेकर थर्ड पे जाएंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। इसी तरीके के वेरिएंसेस आपसे क्वेश्चन में पूछे गए। तो सर आपने इस क्वेश्चन में निकाला क्या क्या, ये बताओ जरा। मैंने कहा मैं पहले जिससे ग्रीन से टिक कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। क्या बात कर रहे हो सर, एक्चुअल आवर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये वाले बस आपको मल्टीप्लाई करना था। तो सर फिर आपको भरना क्या पड़ा अपनी इस जादुई टेबल में? तो भाई मुझे जादुई टेबल में बस भरने पड़े 2 अमाउंट्स, ये वाले SHAO वाले और RSH वाले। अगर ये 2 अमाउंट आप सीख लेंगे तो जादुई टेबल भर जाएगी और आपके सारे वेरिएंसेस निकल जाएंगे। तो सर 2 ये अमाउंट हमें बता दीजिए कैसे निकल के आया। तो पहला जो अमाउंट निकल के आया वो आया आपका SHAO। SHAO की सर फुल फॉर्म बताओ। SHAO की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैसे निकलती है सर? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर दोबारा बताओ, दिमाग से निकल गया। SHAO इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट, जितना आपने सोचा डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट और जितना निकल के आया। देखना जरा ध्यान से, एक्चुअल आउटपुट है क्या इस क्वेश्चन में? सर यही कैच वाली बात है इस वाले क्वेश्चन में। इस बार जो क्वेश्चन ने बोला वो क्या है, हमने 40 घंटे काम किया, वर्किंग वीक में 40 घंटे होते हैं जिसमें हमने 1800 आवर्स प्रोड्यूस किए।
इस बार जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स में नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट की जगह हम क्या रखने वाले हैं, एक्चुअल आउटपुट की जगह रखने वाले हैं हम 1800। अच्छा सर, अब बजटेड इनपुट का मतलब होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने कितना सोचा कि कितना इनपुट डालोगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट आया कितने का। मैंने कहा बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने सोचा 32 लड़के लगाऊंगा स्किल्ड वाले, और एक जो उसने वीक बोला है वो है 40 घंटे का, मल्टीप्लाइड बाय 40 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय 40 घंटे। अब ये होने वाली है, जब मैं स्किल्ड वर्कर की बात करूंगा तो 40 इंटू 32 करके जो आएगा वो होगा बजटेड इनपुट, और इन तीनों का प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा बजटेड आउटपुट आवर्स में। अदरवाइज यूनिट्स में गिवन होता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है सर, तो बताइए जरा कैसे निकलेगा, दोबारा बताइए। तो सर 1800 तो एक्चुअल आउटपुट थी, बजटेड इनपुट 1280 रुपए की कैसे आई सर, 1280 रुपए की कैसे आई, मैंने जैसे आपको समझाया, जब आप 32 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 1280 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही इसमें निकलेगा 480 और 240। सर कैसे आया 480, 12 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे 480 आएगा, और अनस्किल्ड में 40 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा। तो इसका मतलब सर हमने ये 1800 समझ लिया है और ऊपर वाली अमाउंट्स भी समझ ली हैं। अब आपने हमें नीचे वाली अमाउंट समझानी है कि 2000 घंटे का क्या मतलब है। बजटेड आउटपुट है, और बजटेड आउटपुट क्या है सर, जितना जितना मैंने सोचा था कितने कितने घंटे कौन कौन सा लेबर काम करेगा, टोटल हिसाब से 2000 घंटे काम हो जाना चाहिए था, तो 2000 का घंटे काम होना चाहिए था, जबकि काम हुआ 1800 घंटे, उसके हिसाब से लेबर कितनी लगनी चाहिए थी, कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है। काफी सारे बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी, आई होप आपको समझ में आ जाए। नहीं आएगी तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने की जरूरत है, 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई मेरे से लेक्चर ले लेना, मटीरियल और लेबर ओवरहेड वाला पार्ट कर लेना, मतलब मटीरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस आप एग्जाम में गारंटीड करके आ पाओगे, कोई परेशानी वाली बातें नहीं है। ठीक है सर, तो ये SHAO निकला, मैंने यहां पर भर दिया, जो भी अमाउंट आएगी माइनस करके। अब बस सर RSH अगर आपने बता दिया तो मान जाएंगे, क्वेश्चन सच में आपकी जादुई टेबल कमाल की थी। RSH मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ये कहता है कि आपके यहाँ जितने भी घंटे काम हुआ उसे आप एक्चुअल के रेशो में बांट दीजिए, जितने भी वर्कर्स लगे हैं, जितना भी एक्चुअल काम हुआ उसे आप स्टैंडर्ड के रेशो में बांट दीजिए। सर क्या हुआ जरा दोबारा से बताइए। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ये कहता है पहले आप एक्चुअल आवर्स निकालो। अच्छा, एक्चुअल आवर्स जब हमने निकाले तो हमें क्या पता चला कि हमने सोचा तो था 32 लड़के लगाएंगे स्किल्ड वाले, लेकिन लग पाए कितने 28, तो 28 इंटू 40 होगा, 12 उनके सोचे थे तो 40 यहाँ पर होगा, 18 लग गए, और जहां 6 सोचे थे वहां 4 ही लग पाए तो 40 घंटे ये हो गए। तो इन सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूंगा तो ये मेरे एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, और मेरे जो गलती से एक्चुअल आवर्स आए वो आए 2000 घंटे ही। अब इन 2000 घंटों को आपको स्टैंडर्ड के रेशो में बांटना है। मतलब सर आपने ये गड़बड़ कर दिया, 28 की जगह 32 होना चाहिए था, 18 की जगह, मतलब आपने मिक्स गलत निकाल दिया। इसे ठीक करो, यानी 32, 12 और 16 के रेशो में आपको बांट देना है। तो जब आप इसको बांटोगे 2000 घंटे को 32, 28, 12 और 14, ये एक्चुअल है, इन द रेशो मैंने गलत लिख दिया है। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? जी हाँ, मैंने एक गलती की है, लेकिन गलती से भी आंसर सही ही आया होगा, मैं बताता हूँ क्यों। 28, 18 और 4, और 28, 18 और 4, 32, 12 और 16। चेक करते हैं एक बार ज़रा उनका, मैं एक बार उनके वाले से चेक कर लूँ जल्दी से कि क्या उनका भी यही आंसर आया है। 1120, 720 और 160। हालांकि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो निकलता है, मैं आपको करेक्ट कराता हूँ इसी में, देखो रेशो जो होगा वो स्टैंडर्ड का होगा। जब स्टैंडर्ड का रेशो होगा तो सर क्वेश्चन में क्या होगा, मैं क्वेश्चन चेक कराता हूँ आपको। स्टैंडर्ड का रेशो मतलब 32, 12 और 6 इस रेशो में बांटेंगे। 32 रेशो 12 रेशो 6। अब जब मैं इस रेशो में बांटूंगा तो क्या होगा सर, 32 प्लस 12 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा, 32 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 44 प्लस 6 हो गया 50। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 32, 12, 6 से, 32 वर्कर्स, 12 वर्कर्स और 6 वर्कर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। 2000 घंटे थे डिवाइड बाय 50, और आपका आ गया ये मल्टीप्लाइड बाय 32, तो ये आएगा आपका 1280 आवर्स, और ऊपर आएगा मेरा उसके बाद 12 इंटू 40, 480 आवर्स, और उसके बाद आएगा मेरा 6 इंटू 40 मतलब 240 आवर्स। ये कुछ इस तरीके से हिसाब किताब बनेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का। आप एक बार उसे ठीक कर लीजिएगा। तो 1280 प्लस 480 प्लस 240, ये अमाउंट आ गई मेरी 2000 रुपये, जो 2000 को मुझे बांटना है। स्टैंडर्ड के रेशो में मैंने बांट दिया, तो इसका मतलब मेरा जो ये वाला अमाउंट है 1280, 480 और 240, यहाँ पर मुझे लिखना है 1280, 480
और 240। एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना होता है तो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकल जाता है। बच्चे जहां जहां मैंने आपको बताया हुआ है किस में से माइनस करके क्या आएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। दोनों ही पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कोई भी बच्चा छोड़ के ना जाए, दिक्कत आए तो सिर्फ 300 रुपये खर्च करना और एक क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आपको उसमें, ठीक है। अब आते हैं सर लास्ट क्वेश्चन पे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर एंड सेल्स कितने का? 5000 रुपए का। कह रहे ठीक है 5000 का बेचते हैं, मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इंक्रीज कर दूं 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जुमला वाला क्वेश्चन। जुमला वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई साहब आप क्वेश्चन आपको देंगे, आप घूम जाओगे जरा इक्वेशन बनाते रह जाओगे, ठीक है। और 20% लेबर में हम सोच रहे हैं कि बढ़ जाएगा, यानी कि अभी जो भी अमाउंट होगी उससे 17% बढ़ जाएगा और फिर 20% बढ़ जाएगा। 17% मटेरियल का बढ़ेगा, 20% लेबर का बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेल सर्विस वुड कॉस्ट 25% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो कह रहा है इससे ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। एट प्रेजेंट मटेरियल जो है वो 50% है, वेजेस 20% है और ओवरहेड 30% है। आपको बताना है कि अभी कैसे हिसाब किताब चल रहा है और न्यू सेलिंग प्राइस होने से क्या होगा। तो मैंने कहा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वेरिएबल्स में ले जाना पड़ेगा। वेरिएबल्स वर्ड का मतलब ये है कि आगे अगर आप मान लेंगे कि टोटल कॉस्ट एक्स है, उन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा। अगर टोटल कॉस्ट एक्स है तो मटेरियल का खर्चा हो जाएगा 0.5x, फिर लेबर का खर्चा हो जाएगा 0.2x और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी 0.3x। फिर सर आगे क्या होगा? जब वो बोलेंगे कि क्या नाम है 17% मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अभी जो मटेरियल है वो 0.5x है, उसमें प्लस कर देंगे 17%, तो वो नई मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। देखो जरा ध्यान से, ये है आपका अभी का हिसाब किताब। अगर मैं x मान लूं, देखो उन्होंने भी x माना है कॉस्ट स्ट्रक्चर में, कह रहे लेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है x मान लीजिए और प्रॉफिट को y मान लीजिए। उससे क्या होगा सर? एट प्रेजेंट जो होगा, देखो ये लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट क्या है और परसेंटेज इंक्रीज करके नया क्या होने वाला है। तो भाई एट प्रेजेंट मटेरियल आ जाएगा 0.5x, लेबर आ जाएगा 0.2x और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपकी 0.3x और ये टोटल मिल जाके आ जाएगा x, प्लस उसमें हम y का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5000 रुपए का। सर न्यू प्रॉफिट में क्या होगा? न्यू प्रॉफिट 25% डिक्रीज होगा। और क्या होगा आगे? क्या होगा सर? आगे जो मेरे 0.5x है उन्होंने 117% कर दिया इसका, या तो 17% ऐड कर दो या 117% डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरी नई मटेरियल है और लेबर मेरा 0.2x था, उसमें उन्होंने कहा 20% बढ़ जाएगा तो उन्होंने 120% कर दिया। ये अमाउंट आ गई मेरी। उसके बाद मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली कॉस्ट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बढ़ेगा घटेगा, तो इसका मतलब सेम रहेगा। उसके बाद उसने कहा प्रॉफिट घट जाएगा, तो प्रॉफिट अभी हम y कमा रहे हैं, अगर 25% घट जाएगा तो 0.75y फिर भी कमाते रहेंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा टोटल सेल्स 5000 ही रखनी है मुझे। इस तरीके से काम करके चलना है। इससे मेरी दो इक्वेशन बन गई। सर इक्वेशन क्या बनी? ओरिजिनल इक्वेशन x प्लस वाई 5000 x जो है टोटल कॉस्ट पर यूनिट है और 5000 रुपये मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है सर। तो सेलिंग प्राइस आ गया y का प्रॉफिट ऐड करके। और मेरी जो नई इक्वेशन यहाँ से ताजा बन के आई है कि दोनों कॉस्ट को ऐड कर देता हूँ तो 1.125 प्लस प्रॉफिट 0.75 y इज इक्वल टू 5000। तो ये दो इक्वेशन बनी, उन्होंने इसमें से प्लस माइनस करके कुछ करके यहाँ पर 0.35 और y की वैल्यू निकाल ली 1.76657। अगर किसी की मैथ कमजोर है मेरी तरह तो जरा ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या किया। किसी एक वेरिएबल को काटना है तो उसने कहा x को इस वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.125x से, ताकि कल को माइनस करें तो x कट जाए। तो यही हुआ 1.125, y में 1.125y और अमाउंट में यहाँ पर आ गया। नीचे जो एज इट इज अमाउंट थी वो हमने लिख दी, माइनस की तो ये वाली इक्वेशन जो है ये वाला x वाली टर्म्स हमारी कट गई। उसमें से फिर y जो बचा वो मेरे पास बता 0.375y का और उसमें से जो अमाउंट बची वो बची 625 की। इससे y की वैल्यू आ गई 1667, उसी को मैंने x में पुट कर दिया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5000 था, y की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई मेरी। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई मेरी 3333। तो सर अब x 3333 आ गया तो अब क्या होगा? तो भाई 3333 अगर टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 3333, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में अगर जाओगे तो इसका 50% कर दोगे अगर, तो आ जाएगा 1667 रुपए आपकी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ये रही आपके पास मटेरियल कॉस्ट 1666 रुपए। सर लेबर की कैसे आएगी? तो 3333 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो लेबर की आ गई आपकी 667 रुपए, ठीक है सर। उसके बाद बताइए फिर क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट उसने 30% बोला था, तो 3333 मल्टीप्लाइड बाय 30%, डायरेक्ट कर दो आप या 1/3 कर दो, 9999.9, इसने 1000 लिख लिया। ये आगे टोटल कॉस्ट, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखा दिया। और अगली वाली में किसी में 17% बढ़ा दिया, किसी में आपने 20% बढ़ा दिया और अमाउंट आपने निकाल के दिखा दी। आई होप बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आप ट्राई करते, खुद से भी ट्राई करते, क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा मॉक टेस्ट पेपर। कुछ मैंने इंस्टीट्यूट के से ही दिखा दिया आपको ताकि हमारा समय ज्यादा ना लगे। एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया कौन कौन सी अमाउंट कहाँ से आई। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अगला जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिएगा वो मुझे बता सकते हैं इसी सीरीज में, कि आप एक कॉस्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कमी ना रह जाए। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मैंने टेकअप किया है वो किया है मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। कुछ ही दिनों में आपके पास स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जो बच्चे हमसे पेड क्लासेस लेते हैं उनके वहां ऑलरेडी ये ऐड हो गया होगा, बाकी आप जो फ्री वाले बच्चे हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ध्यान रखना, बाकी मैं ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।